नमस्कार, शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। हिंदी के पठन पाठन के क्रम में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ दो बैलों की कथा के विषय में बातचीत करेंगे। दो बैलों की कथा जो कि हमारे गद्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ है, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन वृत्तांत पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो हमारा इसका अगला वीडियो होगा उसमें हम पाठ की रूपरेखा, उसकी भूमिका और पाठ के सारांश पर वार्ता करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन वृत्त से। प्रेमचंद जीवन वृत्तांत के इस क्रम में यदि हम इनके जन्म से शुरुआत करें तो इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ। जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी। स्थान की बात करें तो वाराणसी के लम्ही गांव में। वाराणसी के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ। यदि हम मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 में हुई। अब इनके पिता का नाम जान लेते हैं। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता आनंदी देवी। इनकी पत्नी शिवरानी देवी जो कि इनकी दूसरी पत्नी थी। शिवरानी देवी भी एक विदुषी महिला थी और साथ ही साथ एक महान लेखिका भी थी। इन्हीं की रचना है मुंशी प्रेमचंद घर में। मुंशी प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद जी की 3 संतानें हुई, जिसमें इनके पुत्र अमृत राय, श्रीपत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। कमला देवी श्रीवास्तव।
तो इनकी 3 संतानें अमृत राय, श्रीपत राय और कमला देवी श्रीवास्तव, जिसमें से इनके पुत्र अमृत राय भी एक महान लेखकों की श्रेणी में गिने जाते हैं। अमृत राय ने ही लिखा कलम का सिपाही। कलम का सिपाही इस शीर्षक से इन्होंने जीवनी लिखी, कलम का सिपाही। इसके पश्चात यदि हम मुंशी प्रेमचंद जी की बात करें, जिन्हें आज हम मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी के बचपन का जो नाम था, या हम कह सकते हैं जो उनका मूल नाम था, उनका मूल नाम धनपत राय। इनका मूल नाम धनपत राय था। ये कायस्थ जाति के थे। तो इस प्रकार से हमने जन्म, मृत्यु और इनकी पत्नी, इनके माता पिता और इनकी संतानों के विषय में जाना। अब यदि हम इनके जीवन पर प्रकाश डालें तो इनके माता पिता की मृत्यु बहुत ही कम समय में हुई, या हम ये कह सकते हैं कि इनके जन्म के पश्चात बहुत कम ही समय में इनके माता और पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसमें इनकी माता की मृत्यु जब ये 7 वर्ष की अवस्था में थे तब हुई, और जब ये 14 वर्ष की अवस्था में थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। माता और पिता की मृत्यु हो जाने से जो इनका किशोर काल था, जो इनका बचपन था, वह अभाव में और संघर्ष में बीता। ये आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण ये मैट्रिक तक ही पहले पढ़ाई कर पाए, जिसमें जब ये मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं तो इन्हें वहीं एक स्थानीय प्राइमरी विद्यालय में एक अध्यापक के पद पर ये नियुक्त होते हैं, अर्थात एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त होते हैं। इसके बाद ये अध्यापन कार्य करते रहे और अध्यापन कार्य करते करते ही इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके बाद ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होते हैं। तो सबसे पहले ये शिक्षक के रूप में एक प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक बनते हैं, और जब बीए की परीक्षा ये उत्तीर्ण कर लेते हैं उसके बाद ये शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए। शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए बीए की परीक्षा उत्तीर्ण किए और इसके बाद इन्हें इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त किया गया, अर्थात शिक्षा विभाग में ये इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद इन्होंने पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जैसे हंस पत्रिका और जागरण समाचार पत्र का भी प्रकाशन इन्होंने किया।
तो आइए अब हम पत्र पत्रिकाओं और रचनाओं से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इनके विषय में जानना आवश्यक है उसे भी जानते हैं। संपादन कार्य के लिए यदि हम इनका योगदान देखें तो हंस पत्रिका व जागरण पत्र का भी प्रकाशन किया इन्होंने। इसके साथ साथ ये उस दौर की जो प्रमुख पत्रिकाएं थी जैसे चांद, माधुरी, मर्यादा, उस दौर की प्रमुख पत्रिकाएं जैसे चांद, माधुरी, जागरण, हंस, सुधा जैसी तमाम पत्रिकाएं जो कि उस दौर की एक प्रचलित पत्रिका थी उसमें भी इनके जो लेख थे वो बराबर छपते रहे, बराबर इनके लेख उन पत्रिकाओं के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचते रहे, अर्थात लोग इनके विचारों से परिचित हो रहे थे कि वास्तव में उस समय का जो दौर था, समाज की जो स्थिति थी, समाज का जो परिवेश था, इनकी जो रचनाएं थी वो उस पर आधारित थी। उस दौर की उस प्रत्येक समस्या को लेकर के ही ये अपने साहित्य में लेखन कार्य करते थे। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने हंस और जागरण के संपादन कार्य के साथ साथ इन्होंने उस दौर की जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं उसमें भी ये अपने लेख लिखते थे और इनके लेख प्रकाशित होते थे। इनकी जो कहानियाँ थीं, इनकी जो प्रमुख कहानियाँ जो ये लिखते थे, इनकी प्रमुख कहानियाँ वो मानसरोवर के 8 खंड में प्रकाशित होती रही। मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुई। तो इनकी जो कहानियाँ थी वो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित हुई। इनकी कहानियों और उपन्यासों का जो दौर था उन्हें प्रेमचंद युग नाम भी दे दिया गया। सन 1918 से 1936 का जो दौर था उसे प्रेमचंद युग नाम दे दिया गया। प्रेमचंद युग। इस दौर में प्रेमचंद जी की कहानियों और उपन्यासों ने साहित्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। इसलिए सन 1918 से 1936 का जो समय था उसे प्रेमचंद युग नाम दे दिया गया। सबसे पहले जो इनका लेखन कार्य था वो लेखन कार्य सबसे पहले ये उर्दू में रचनाएं करते थे और उर्दू में ये सबसे पहले सोजे वतन, उर्दू में जो इनकी रचना जो कहानी का जो संग्रह था इसमें जो सोजे वतन है, सबसे पहले जो सोजे वतन प्रकाशित होता है। और उर्दू में जो ये लेखन कार्य करते थे, लेखन की बात करें तो ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। नवाब राय। तो उर्दू में जो इनका लेखन कार्य था वो ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। और उस समय
हमीरपुर के एक जिला कलेक्टर ने जब सोजे वतन के विषय में जाना कि जो इसमें इनकी कहानियाँ हैं वह कहानियाँ वो स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई हैं या इस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित कहानियाँ उसमें हैं, संकलित हैं, तो उन्होंने इस पर आरोप लगाते हुए इसे जब्त कर लिया और आगे यह आदेश दिया गया कि वह इस प्रकार की कोई रचना नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो इनके एक परम मित्र जिनका नाम है दयाराम निगम, दयाराम निगम, इन्होंने ही इन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी। इन्होंने ही इन्हें प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह दी और इसके बाद की जो इनकी रचनाएं थी वो प्रेमचंद के नाम से प्रकाशित होने लगी। इनकी उपाधियों के विषय में यदि हम बात करें तो इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि, बंगला कथाकार, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया और जो प्रेमचंद नाम इन्हें दिया वह प्रेमचंद नाम दयाराम निगम ने दिया। दयाराम निगम जो कि जमाना पत्रिका के संपादक भी थे। जमाना पत्रिका के संपादक भी थे। यदि इनके उपन्यासों और कहानियों की बात करें तो इन्होंने उपन्यास कम से कम दर्जनों भर उपन्यास लिखे। कहानियों की बात करें तो इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। तो आइए इनकी रचनाओं में, इनकी कृतियों में जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, आइए हम उन्हें जानते हैं। रचनाएं, इसमें यदि हम उपन्यास की बात करें तो गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, जैसे और भी तमाम उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। और इसी के साथ साथ यदि हम कहानी की बात करें तो कहानी पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सौत, दो बैलों की कथा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में ही है, जिसे आप पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा, ईदगाह जैसी तमाम महत्वपूर्ण कहानियाँ इन्होंने लिखी। नाटक की बात करें तो करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी, प्रेम की बेदी जैसे इनके नाटक हैं जो कि चर्चित हैं। निबंध संग्रह की बात कर लेते हैं तो निबंध में
विविध प्रसंग, कुछ विचार, विविध प्रसंग, कुछ विचार, जिसमें से कुछ विचार ये इनका साहित्यिक निबंध है। और यह 3 भागों में है विविध प्रसंग। तो इस तरह से आपने देखा कि उपन्यास, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि जैसे और भी उपन्यास हैं। कहानियों में देखा हमने पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सौत, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, और नाटक में करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, और निबंध में विविध प्रसंग और कुछ विचार जैसी महत्वपूर्ण कृतियाँ इन्होंने लिखी। अब कृतियों के पश्चात यदि हम इनके लेखन पर बात करें कि साहित्य में जो इनका लेखन का विषय था वो किस प्रकार का था, तो यदि हम लेखन के क्षेत्र में बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी ने हमेशा शोषितों, पीड़ितों और असहाय व्यक्ति जो समाज की नज़र में अछूते थे उन्हें ही अपनी रचनाओं में नायक का दर्जा दिया है। उन्होंने ऐसे ही व्यक्तित्व को नायक बनाया है। अतः हम कह सकते हैं कि इन्होंने पीड़ित व शोषित समाज को जागरण का संदेश दिया है, अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया है। साहित्य में उस दौर की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, जो विसंगतियाँ थीं, जैसे छुआछूत या ये कह सकते हैं विधवा विवाह, और साथ ही साथ लोगों का शोषण करना, उन्हें पीड़ा पहुंचाना भावनात्मक रूप से, या आप ये कह सकते हैं कि वो जो दौर था वो सामाजिक आंदोलन का दौर था। समाज में जो तमाम विसंगतियाँ थीं उसके प्रति लोगों के मन में तरह तरह की भावनाएं, लोग उससे पीड़ित थे, उसे झेल रहे थे, महसूस कर रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने अपने साहित्य में लेखन का जो विषय चुना वह उस दौर की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि सामाजिक जो विसंगतियां थीं, जो सामाजिक परिस्थितियां थीं, उसका प्रभाव इनके लेखन में देखने को मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि वह जो दौर था उस दौर में व्यक्ति एक मानसिक पीड़ा से भी गुजर रहा था, क्योंकि समाज की एक ऐसी समस्या कि जाति प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह, स्त्री पुरुष समानता, आधुनिकता जैसी तमाम समस्याएं जिससे कि हमारा समाज जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था, इसमें इसी के बीच में जो प्रेमचंद जी ने अपने लेखन के माध्यम से जो लोगों को प्रेरित करने का, जो जागरण का संदेश दिया, वह उनके लिए एक आशा की किरण थी कि उसके पश्चात लोगों के मन में एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया जुनून अपनी आज़ादी के प्रति, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के प्रति अर्थात उसके विरोध में खड़े होने का जो एक बल मिला वह इनकी रचनाओं से मिला। तो इन्होंने शुरुआत से लेकर के अपने जीवन के अंतिम समय तक साहित्य का सृजन किया। ये साहित्य के सृजन में लगे रहे और इनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि जैसे इन्होंने उर्दू से हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया तो उसका प्रभाव रचनाओं में देखने को मिलता है कि इनकी शब्दावली में यदि आप देखेंगे तो तत्सम शब्द अधिक से अधिक आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि मुहावरों का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। इसके साथ साथ इन्होंने फिल्मों में भी पटकथाएँ लिखी और अंतिम दिनों तक ये साहित्य सृजन करते ही रहे। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर इनकी रचनाओं से जुड़ी हुई हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है।
जैसे यदि हम बात करें तो इनका जो अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है। और अंतिम अपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र है। अंतिम व्याख्यान की बात करें तो साहित्य का उद्देश्य जो कि अंतिम व्याख्यान है। अंतिम निबंध की बात करें तो महाजनी सभ्यता। और अंतिम कहानी के रूप में कफन को बताया गया कि ये इनकी अंतिम कहानी है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इनकी रचनाएं हमेशा आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी रही। कोई दिखावापन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, इन्होंने सदैव यथार्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपनी रचनाओं में। तो इस प्रकार से हमने प्रेमचंद जी के विषय में एक संक्षिप्त वार्ता की, उनके जीवन के पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसे साहित्यकार के विषय में संपूर्ण वृत्तांत प्रस्तुत कर देना ये असंभव सी बात है, जिसका साहित्य में ही अपना एक विराट व्यक्तित्व है। ऐसे व्यक्तित्व के विषय में हम जितना भी बताएं, हम जितनी भी वार्ता करें, वह कम ही है। तो इस प्रकार से हमने निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर चर्चा की। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम पाठ की भूमिका और रूपरेखा के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।